अगली चीज, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इंटरनल का क्या मतलब है? अंदरूनी। रेट का क्या मतलब है? रेशो, रेट या परसेंटेज, ठीक है ना, रेशो या परसेंटेज। और रिटर्न का क्या मतलब है? वापसी आना। दूसरा मतलब फाइनेंस में क्या होता है? रिफंड। फाइनेंस में रिटर्न का मतलब होता है फायदा, प्रॉफिट। ठीक है ना, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब बन रहा है? अंदरूनी, परसेंटेज, फायदा। इंटरनल क्या मतलब? अंदरूनी। हाँ ना, यही ना, अंदरूनी ना। रेट का क्या मतलब? कोई परसेंटेज होगी ऑफ किस चीज का? इंटरनल रेट, प्रॉफिट का। सही कह रहे हो, गलत थोड़ी कह रहे हो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ही है किसी प्रोजेक्ट का अपना अंदरूनी जनरेट करा हुआ प्रॉफिट या फायदे का रेट या कोई परसेंटेज। एक सीधी सी एग्जांपल, लेट से तुमने एक चीज 100 की खरीदी। तुमने एक चीज आज ईयर नंबर 0 पर 100 रुपए की खरीदी, यानी कि तुमने 100 रुपए लगाए, यानी कि तुम्हारे पास से 100 रुपए गए, यानी कि तुम्हारे पास 100 रुपए का आउटफ्लो है। सही है, तुम्हारे पास से 100 रुपए जा रहे हैं, तुम्हारे जेब से निकल रहे हैं, तुम्हारा कैश का आउटफ्लो है। ईयर नंबर 0 पर तुम्हारी जेब से गए, और तुम्हें पता है कि 1 साल बाद यही चीज, ये कोई प्रॉपर्टी थी, कोई भी चीज थी, ये बेच दोगे और 108 रुपए आ जाएंगे। तुमने क्या किया? तुमने एक बिजनेस किया, आज 100 रुपए लगाए, 1 साल बाद वो बिजनेस वाइंड अप कर दिया, 108 रुपए मिल गए। तुमने आज 100 रुपए की या 1 करोड़ रुपए की एक शॉप खरीद ली, 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीद दिया, आज 1 साल बाद 1 करोड़ और 8 लाख रुपए में बेच दिया। तो तुमने कितना कमाया? 8 लाख रुपए कमाया। और परसेंटेज की टर्म में कितना कमाया? 8%। अगर 108 हो जाते हैं, अगर 100 रुपए लगाता हूँ आज, 1 साल बाद वही चीज 108 में बिक जाती है, तो मैंने 8% कमाया। तो इस बिजनेस का ये क्या कहलाएगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न क्यों? फायदा है ना ये, वो वाला रिटर्न। रेट क्यों? परसेंटेज है। इंटरनल क्यों? इसका अपना है ना, अपना है ना इसका, इसने कमा कर दिया कितना? 8%। एक और एग्जांपल, लेट से तुमने एक जगह पर 100 रुपए लगाए, 1 साल बाद वो 100 रुपए वाली चीज जो है ना, वो 115 रुपए की हो गई, तुमने वो बेच दी। कितना कमाया? 15% कमाया। ये क्या है इसका? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। ठीक है। अच्छा, अब कभी भी तुम बिजनेस करते हो ना, तो तुम्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। या तो तुम खुद इन्वेस्टर हो सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो मैं खुद इन्वेस्टर हूं। मैंने वो एक फ्लैट खरीद लिया, 1 साल बाद 1 करोड़ 8 लाख का हुआ, मैंने बेच दिया, 8 लाख कमा लिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए, मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, 1 साल बाद 1 करोड़ 15 लाख का बिक गया, मैंने बेच दिया, 15 लाख कमा लिए, है ना। तो इस केस में कौन है इन्वेस्टर? मैं खुद हूं। दूसरा केस ये हो सकता है कि मुझे पता हो कि यार एक फ्लैट जो है ना, वो 1 साल बाद, आज 1 करोड़ का खरीदेंगे, 1 साल बाद 1 करोड़ 15 लाख का हो जाएगा। मैं बैंक चला गया, बैंक को बोल दिया भाई मुझे 1 करोड़ रुपए उधार दे दो। बैंक से उधार लिया, फ्लैट खरीदा, 1 साल पूरा हुआ, फ्लैट बेचा, बैंक को उधार वापस किया, कुछ मुझे बच गए। ऐसा भी कर सकता हूं, सही है ना। अब अगर मैं बैंक से उधार ले लेता हूं या किसी थर्ड पार्टी से उधार ले लेता हूं ना, तो मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा बड़ा क्लियरली पता चल जाती है। मतलब बैंक गया,
बैंक को बोला 1 करोड़ उधार चाहिए, 1 साल बाद वापस दूंगा, तो बैंक क्या ये बोलेगा यार ले जाओ, टेंशन नहीं है यार, तो आता जाता रहता है, मोहल्ले में देखता हूं मैं तुझे, जब आएगा तब देखेंगे? नहीं, बैंक क्या बोलेगा, भाई ले जाओ 1 करोड़ रुपए, हम 1 साल बाद 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपसे लेंगे, या हम आपसे जो है वो 10% का रिटर्न लेंगे, या आप समझ लो कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर हम खुद इन्वेस्ट करते हैं ना पैसे, अगर हम खुद इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, लेकिन वो कैसे डिटरमाइन होती है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन इसको सीधा सीधा यूं समझ लो ना, मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम 1 करोड़ रुपए कहीं लगाओ, तुम्हें 1 साल बाद उस पर मुनाफा होगा, क्या वो काम तुम करोगे, हाँ या नहीं? हाँ, 1 करोड़ आज इन्वेस्ट करो, 1 साल बाद मुनाफा होगा, मतलब वो चीज महंगे में बिकेगी, करोगे वो काम? करोगे वो काम? नहीं, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अपना जुमला पूरा करूं, आज 1 करोड़ की चीज खरीदो, 1 साल बाद 1 करोड़ और 1 रुपए में बिकेगी, करोगे वो काम? नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं आज 1 करोड़ की चीज खरीदो, 1 साल बाद 1 करोड़ 15 लाख में बिकेगी, 20 लाख में बिकेगी, तो शायद कर लोगे। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक प्रूडेंट इन्वेस्टर जो होता है उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं अंदर कोई एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फंसा हुआ होता है। अगर कोई बोले 1 करोड़ की चीज खरीदो, 1 साल बाद 1 करोड़ और 1 रुपए की बिकेगी, तुम्हें मुनाफा होगा, खरीदनी है? तो बोलोगे नहीं मुनाफा हो रहा है फिर भी नहीं खरीदनी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं बोले यार फायदा तो है लेकिन इतना कम फायदा, इतना कम फायदा। ठीक है ना? जिस तरह से लेट से मैं बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल 10 मिनट की, तुम घर से आओगे? नहीं। क्यों? फायदा होगा? हाँ। इतना कम फायदा, नहीं आऊंगा, है ना? तुम बोलोगे यार रिकॉर्डिंग देख लेंगे या कुछ और कर लेंगे ऑल्टरनेटिव, या कोई दोस्त करीब रहता होगा या जाता होगा लाइब्रेरी में, उसके छाप लेंगे 10 मिनट में, उसको एक कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, उससे ही समझ लेंगे। सही है ना? 10 मिनट की क्लास के लिए वो घर से तैयार हो, फिर आओ, फिर निकलो, फिर यहाँ पे 10 मिनट क्लास लो, फिर वापस जाओ। ठीक है? तो देखो हमेशा हमेशा आप जब काम करते हो ऐसा नहीं होता कि बस फायदा है तो काम करना है, फायदा है तो काम करना है। आप अपने दिमाग में कहीं पर एक मिनिमम फायदा भी सोचते हो ना, मिनिमम मिनिमम, कम से कम इतना मिलेगा तो ये काम करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं बोल दूं कि यार तुम्हारी क्लास जो है वो 10 मिनट की नहीं 2 घंटे की होगी और जो सवाल करवाऊंगा वही पेपर में आएंगे, तो तुम आ जाओगे। मैं बोलूंगा 2 मिनट की क्लास होगी, जो सवाल करवाऊंगा वही आएगा, तो शायद ही आओगे। ठीक है? तो मिनिमम फायदा भी कोई इंसान सोचता है। हम वो कैलकुलेट करने नहीं बैठ रहे अब, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेट से वो भी इस बंदे का 10% ही है, लेकिन ये इसकी एक अलग बहस है, अलग डिस्कशन है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। बहरहाल ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये कि भाई आप किसी बिजनेस में पैसा लगाओगे, उसके अगेंस्ट आपने क्या सोचा, दिमाग माइंड क्या बनाया वगैरह, इतना मिलना चाहिए, इतना फीसद मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ, लेट से ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? फंड्स ऑब्टेन करने के अगेंस्ट जिस पार्टी से भी फंड ऑब्टेन करे हैं उसको जो रिटर्न देना है, वो बैंक भी हो सकता है, वो मैं खुद भी हो सकता हूँ, वो मेरा दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन रखकर बैठा हुआ है कि भाई ये बिजनेस मैं तब करूंगा जब XYZ परसेंटेज मुझे मिलेगा, लेट से वो 10% है, और आपके पास जो है ना वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट ए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका IRR 8% है। IRR का मतलब ये है कि यहाँ से 8% मुनाफा आता है, यानी कि अगर 1 करोड़ का फ्लैट खरीदूंगा, 1 साल बाद 1 करोड़ 8 लाख का बिकेगा, 8 लाख रुपए मिलेंगे, वो 8% बनते हैं इन्वेस्टमेंट का। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदोगे और वो 1 साल बाद 1 करोड़ 15 लाख का हो जाएगा, यानी कि 15% IRR है, यानी कि 15% वो इन्वेस्टमेंट आपको कमा कर दे रही है। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। मुझे बताओ कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो आप क्या पहला वाला काम करोगे? यार अभी तो पूरी बहस करी मैंने, कैसे कैलकुलेट करना है ये डिस्कशन नहीं है, लेकिन होता है, ये तो मैंने प्रूफ किया ना।
देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि कोई काम करने के लिए मुझे कितना रिटर्न चाहिए, यही है ना। तो मैंने मिसाल दी कि यार 1 करोड़ का फ्लैट लेता हूँ, 1 साल बाद 1 करोड़ और 1 रुपए का बिकेगा। करोगे ऐसा काम? क्यों नहीं करोगे भाई? प्रॉफिट कैसे तुम्हें पता चला कम है? क्यों कम है, कैसे कम है? कुछ हिसाब लगाया ना दिमाग ने, प्रॉफिट तो है। वो अब मिनिमम वाला कोई हिसाब कहीं दिमाग के अंदर है ना, वो निकालना सिखाएंगे तुम्हें बाद में, लेकिन अभी अंदर ही रहने दो। बट बहरहाल ऐसा तो है ना कि तुम कोई बिजनेस करोगे तो तुम चाहोगे कि कम से कम इतना तो मिले, ऐसा है ना। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि कोई भी, चाहे मैं खुद अपने बिजनेस को पैसे दूं, चाहे कोई और मुझे बिजनेस को पैसे दे, वो क्या चाहता है कम से कम कमाना, तो बन गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बताओ पहला वाला काम करोगे? अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है, तो पहला वाला काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते थे कि अगर मैं कहीं 1 करोड़ लगाऊं तो 1 साल बाद कम से कम 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले। 10% चाहता हूं ना कमाना। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरे दिमाग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो मैं ये चाहता हूं कि कहीं 1 करोड़ रुपए या कहीं 100 रुपए लगाऊं तो 1 साल बाद 110 मिले, तो फिर वो काम करना है। ठीक है। लेकिन अगर 108 मिल रहे हैं, नहीं ये तो भाई मेरे लेवल से कम है, ये तो मेरे लेवल से कम है, मैंने ये काम नहीं करना, तो आपका आंसर नो होगा। दूसरे केस में बताओ, अगर IRR 15% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, काम करोगे? यस। क्यों करोगे? क्योंकि यार मैंने सोचा हुआ था कि अगर कहीं 100 रुपए लगाओ ना, उधर से 110 आ जाए ना 1 साल बाद, डन है, अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस है। तो यहाँ तो 115 आ रहे हैं, तो ये तो मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, जो मैं चाहता हूं उससे ज्यादा मिल रहा है, ये काम मैं कर लूंगा। जो मैं चाहता हूं उससे ज्यादा मिल रहा है, या मेरी तवक्को से ज्यादा मिल रहा है, ये काम मैं कर लूंगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जिस तरह से हमने एनपीवी का एक डिसीजन रूल बनाया था ना, एनपीवी का एक डिसीजन रूल बना था। सर ये क्या होता है डिसीजन रूल? मुश्किल था। डिसीजन रूल का मतलब, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इन्वेस्टमेंट यस करेंगे, नेगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ऐसे ही डिसीजन रूल बनाया था ना। ऐसे ही आईआरआर का भी एक डिसीजन रूल नजर आ रहा है मुझे बड़ा साफ साफ। क्या आईआरआर का डिसीजन रूल क्या नजर आ रहा है? हाँ, हम आईआरआर में क्या कर रहे हैं? अगर आईआरआर वाली परसेंटेज इज ग्रेटर देन, ये सिंबल मैथ्स में ग्रेटर देन का होता है, अगर आईआरआर वाली परसेंटेज ग्रेटर है किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो प्रोजेक्ट मुझे 15% कमा कर देगा, मुझे चाहिए 10%, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है, कर लेंगे ये काम। लेकिन अगर आईआरआर लेस देन, ये लेस देन का सिंबल होता है मैथ्स में, लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वो काम मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहता हूं 10% कमाऊं, ये काम करूंगा, फायदा होगा, लेकिन 8% होगा, नहीं यार ये काम नहीं करना। सर अगर बराबर हो तो, वो अभी मैं नहीं बता रहा, उसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। ठीक है, हर बार आता है ये सवाल, सही है। तो ये सवाल अभी के लिए इररिलेवेंट है, वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कभी कभार आपको ब्रेक इवन हो रहा होता है, फिर भी आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, रेपुटेशन के लिए, रिपीट ऑर्डर्स ऑब्टेन करने के लिए काम करते हो। मिसाल के तौर पे लेट से आपने जो है ना वो घर से खाना पकाकर जो है ना वो कर रहे हैं ना आजकल, वो टिफिन भेज रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला काम शुरू कर दिया। अब आपको पता है यार मोहल्ले में 4-6 लोगों ने जो है ना वो ऑर्डर बुक करवा लिया है, लेकिन जितने का गोश्त सब्जी मुर्गी आ रहा है, मेहनत हो रही है, उतने में ही वो बिक रहा है, कुछ बच नहीं रहा। कभी कभार आप उस केस में भी काम कर लोगे। क्यों कर लोगे? हम सैलानी हैं क्या? हम एडी हैं क्या? नहीं, इसलिए कर लोगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि यार ये 5 को अच्छी सर्विस दे दो, 5 को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अच्छी सर्विस दे दो, ये 5 50 भी लेकर आएंगे, और साथ में बाद में मैं थोड़ी सी प्राइसेस को इंक्रीज भी कर दूंगा। तो कभी कभार आप नहीं कमाते हो
और नुकसान नहीं हो रहा था, फायदा नहीं हो रहा था, ब्रेक इवन हो रहा, फिर भी वो बिजनेस करते हो। बात समझ रहे हो? जिस तरह से मैं अपना, अगर मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे पास 500,000 स्टूडेंट होते 6 महीने में, मैंने जब अपना पहला क्यूएम का बैच पढ़ाया था उसमें 2 बच्चे थे, 10 साल पहले, 8 साल पहले, ठीक है ना। और हाँ पढ़ाया था, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे पता था चलो अभी कुछ नहीं मिल रहा, कुछ जा भी नहीं रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 200 300 400 500 पे चले गए, तो वो पिछले 2 पढ़ाने का फायदा है ना, हो गया ना फायदा। अब तुम लोगों को क्लासेस के एसएमएस आते हैं, क्लास शेड्यूल वगैरह के, अब व्हाट्सएप ही चलता है। हमारे टाइम पे तो वो एसएमएस आते थे ना क्लास के। तो मेरे साथ जो एक टीचर जो है वो उनका इंतकाल हो गया, मतलब यंग थे लेकिन वो बस हज से आए, उनकी तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया, कभी बताऊंगा उनके बारे में। तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, उनकी क्लास में एक बच्चा होता था, इकोनॉमिक्स के पढ़ाते, एक बच्चा सीए की क्लास में, जब नया नया उन्होंने भी शुरू किया था, मैंने भी शुरू किया था। तो हमारे जब शुरू में क्लासेस होती थी ना, तो हम लोग वो शेड्यूल मैसेज पे, एसएमएस पे जाता था। अब तो एसएमएस का इतना वो नहीं है, व्हाट्सएप पर ही शेड्यूल आ जाता है। हमें एसएमएस आता था, हम भी जब स्टूडेंट थे, या शुरू में जब हमने पढ़ाना शुरू किया, डियर स्टूडेंट योर क्लास टाइमिंग्स आर एज फॉलोज। जिस तरह आप लोगों का बैच है ना, तो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स योर शेड्यूल फॉर पीआरसी बैच XYZ इज एज फॉलोज, इतने बजे से इतने बजे ये टीचर, इतने बजे से। तो वो जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे ना, उनकी क्लास में बेचारे के एक बच्चा होता था, तो उनका मैसेज हम डालते थे, एसएमएस जब चलाते थे ना अपने साथ, डियर जहानजेब योर क्लास टाइम इज एज फॉलोज। एक ही बच्चा था ना, डियर स्टूडेंट्स तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखते थे डियर जहानजेब, जहानजेब नाम था उसका। वो इकोनॉमिक्स के सर वो जब बताते थे शेड्यूल, तो वो एडमिन वाला मैसेज चलाता था, बोले सर स्टूडेंट्स कैसे लिखूं, वो तो स्टूडेंट है। तो हम डियर जान रहे, वो भी बोले वाह सर आप मुझे बुला रहे हो, वाह भाई। बोलते थे हाँ भाई तुम्हें मैसेज आ रहा है देखो। तो हाँ बिल्कुल इनिशियल था ना, बिल्कुल इनिशियल फेज था, इकोनॉमिक्स में एडमिशन ही एक हुआ था। वो टीचर भी नए थे, टीचर भी जो है इकोनॉमिक्स के लिए नए थे, मतलब उस सीए के लिए ना। तो एक ही एडमिशन, अब पढ़ाना तो है, उन्होंने बोला मैं पढ़ा दूंगा, मसला नहीं है, तो पढ़ा दिया। उनके पास भी फिर बाद में 100 150 200 बच्चे हो गए। तो शॉर्ट टर्म में तो जाहिर सी बात है, देखो बात यही है ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी आईआर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर है, या इवन अगर कम भी है तो कभी कभी आप काम कर लेते हो ना। अब उनका तो क्या होगा, उनके तो आने जाने का पेट्रोल, टाइम, सोचो एक स्टूडेंट है, क्या वो फीस देगा, क्या उसमें से इंस्टीट्यूट रखेगा, क्या वो टीचर को देगा, और टीचर बेचारा अपने कितने घंटे इन्वेस्ट कर रहा है, और उन घंटों के बाद वो आना जाना कर रहा है, उसका वो जो आने जाने का पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा लग रहा है, सोचो। तो कभी कभार देखो, ये नॉन फाइनेंशियल बातें हैं, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, ये बाद में बिल्कुल आपको बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल क्या बोलेगा, आपको सवाल एक प्रोजेक्ट देगा, सवाल एक प्रोजेक्ट देगा, बोलेगा इस प्रोजेक्ट के आईआरआर कैलकुलेट करो, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करो, और मुझे बता दो कि भाई ये काम करना है या नहीं, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आईआरआर। ठीक है। अच्छा आप कुछ 2 3 प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं, ठीक है ना। नंबर वन, if IRR is used as discounting percentage, if IRR is used as discounting percentage to calculate NPV, NPV is equals to 0। लिखवा देता हूं, पहले ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट की बातें हैं, उसके बाद इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। दूसरी चीज, इफ डिस्काउंट रेट is increased, NPV decreases। if discount rate is decreased, NPV
increases. IRR computation method number 1, use PVCI is equals to PVCO. Method number 2, IRR is equals to A% plus NPV A upon NPV A minus NPV B multiplied by B minus A%. A% lower percentage NPV A NPV calculated using A percentage, B% higher percentage NPV calculated using B percentage. ये लिख लो पहले से. उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं लिख दिया होगा शायद मैंने. कैपिटल ए ही है वैसे, सब्सक्रिप्ट में है. 5 और 6 दोनों साथ साथ चल रहे हैं. ये 6 है प्योरली, एनपीवी आईआरआर प्योरली 6 में. वैट कहलाता है वो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसको भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है. जब मैं बिजनेस में कुछ पैसे खुद लेकर आ रहा हूँ, कुछ बैंक से लिए हैं, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है. वो भी एक एमएफए में पढ़ोगे वो आगे. क्या करेगा, पढ़े रहे. अभी घंटा ही तो बाकी है. अच्छा देखो, पहला वाला पॉइंट गौर से सुनो. पहले वाले में लिखा हुआ है इफ आई आर आर. इफ का मतलब क्या होता है, अगर. आई आर आर का फुल फॉर्म क्या है, इफ का मतलब अगर. क्या ऐसा ही करना है, नहीं. अगर करोगे तो. क्यों करेंगे वो, अगर करना हो तो. ठीक है. इफ आई आर आर क्या, इफ आई आर आर यानी कि अगर आई आर आर को इज यूज्ड, अगर आई आर आर को आप इस्तेमाल करोगे एज डिस्काउंटिंग परसेंटेज. कैसे डिस्काउंटिंग परसेंटेज क्या होता है, जब आप कोई चीज, किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो उसके लिए वो परसेंटेज यूज करनी होती है ना. आई टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन में आई होता है कुछ. आई एक परसेंटेज होती है. अगर आप if IRR is used as discounting percentage to calculate NPV, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का कोई IRR है, उसको अगर आप एज अ डिस्काउंटिंग परसेंटेज यूज करोगे अगर करोगे करना है नहीं, मर्जी है, लेकिन अगर करोगे ना, टू कैलकुलेट एनपीवी. करूंगा क्या करने के लिए,
एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए एनपीवी इज इक्वल टू 0, तो एनपीवी कितनी आएगी? 0 आएगी। सर करेंगे कब? करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। सवाल जाएगा तो करेंगे। लेकिन अगर करेंगे ना, अगर करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा कैसा होगा? ऐसा होगा कि एनपीवी 0 आएगी। किसी भी प्रोजेक्ट की आईआरआर को, किसी भी प्रोजेक्ट के आईआरआर वाली परसेंटेज को अगर हमने यूज कर लिया एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए, तो एनपीवी जो है ना वो 0 ही आएगी। अब मिसाल लेते हैं। लेट से पहला वाला प्रोजेक्ट देखो। पहले वाले प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है? आप कितने पैसे लगा रहे हो? 100 रुपए लगा रहे हो। ये कैश का इनफ्लो है, आउटफ्लो? आउटफ्लो। फिर क्या हो रहा है? पहले साल के आखिर में 108 रुपए मिल रहे हैं। ये कैश का इनफ्लो, आउटफ्लो? इनफ्लो है। यानी कि अगर मेरे 100 रुपए एक साल बाद 108 रुपए हो रहे हैं, तो मुझे ये प्रोजेक्ट 8% कमा कर दे रहा है। जितना ये प्रोजेक्ट कमा कर दे रहा है वो क्या कहलाता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मुझे 8% कमा कर दे रहा है, ये मुझे 8% कमा कर दे रहा है। मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है इस एग्जाम्पल के हिसाब से? 10%। यानी कि अगर मैं किसी से 100 रुपए उधार लूंगा या अपने 100 रुपए लगाऊंगा, तो मैं चाहता हूं या जिससे मैं लेकर आ रहा हूं उसको मुझे देने हैं 100 का, एक साल बाद 110, 10% उसको देना है। तो क्या ये वाला काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। किस रूल के हिसाब से? क्योंकि आईआरआर आपकी आईआरआर की परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज से कम है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। ये क्लियर है? अच्छा, इसी प्रोजेक्ट को अगर यूं लिखूं, ईयर 0, ईयर 1, कैश फ्लोज -100 और 108। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है हमारा? एनपीवी वाले कॉन्सेप्ट्स पर आओ। अगर एनपीवी कैलकुलेट करनी है, एनपीवी कैसे आती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, और उसमें डिस्काउंटिंग के लिए कौन सी परसेंटेज यूज करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो, अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट फैक्टर्स के लिए यूज करें, तो पहला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% ही यूज किया ना सारी एग्जाम्पल में। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 0 कितना बनेगा? फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 1 कितना बनेगा? 0.909। प्रेजेंट वैल्यूज कैसे आएंगी? -100 इंटू 1 -100। फिर 108 इंटू 0.909 कितना बनेगा? 108 इंटू 0.909 98.17। अच्छा, 98.17 पॉजिटिव का है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, और 100 रुपए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है। नेट ऑफ करो कितना आता है? -1 क्या 108 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 है ना। नीचे कितना आ रहा है? -1.83। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव? तो आंसर क्या होगा? एनपीवी ने भी मना करा, आईआरआर ने भी मना करा था। क्लियर है? एनपीवी कैसे आती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितनी थी? 98.17। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज 100। नेट ऑफ करा, आंसर 0 आया। ये क्लियर है ना? सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पहला जुमला है इसका उर्दू में तर्जुमा करो, क्या कहना है, क्या चाह रहा है? मतलब कौन सी परसेंटेज? पहले प्रोजेक्ट की आईआरआर कितनी है? देखो यहां पर ये जो डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करें, किस परसेंटेज के हिसाब से करें? 10% के हिसाब से। पहली प्रॉपर्टी ये नहीं कहती है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर वैसे करना नहीं है, ऐसा करना है क्या? नहीं। एनपीवी ने क्या बोला था? डिस्काउंटिंग के लिए क्या यूज करना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनपीवी ने यही सिखाया था ना कि आप पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करोगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज करोगे यूजिंग
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है अगर तुम किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज, पहले प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज है -100 और +108 को डिस्काउंट करने के लिए अगर तुम IRR को यूज कर लेते हो, IRR अच्छा 8% है ना, तो पहला फैक्टर क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 0। दूसरा क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1 कितना है 0.925। पहली प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है -100, दूसरी क्या आती है 100। एनपीवी कितनी आई 0। ये उसने बोला था, उसने ये करने को नहीं कहा, उसने सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी बता दी कि भाई ऐसा होता है। कैसा होता है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए IRR को यूज कर लो तो एनपीवी 0 आती है। ये प्रॉपर्टी है। अगर आपको सवाल बोले एनपीवी कैलकुलेट करो तो आप कौन सी परसेंटेज यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे, IRR नहीं करेंगे। नहीं भाई क्यों करेंगे IRR, किसी ने सिखाया नहीं। सर यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे इफ भी तो लिखा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उसने ये थोड़ी बोला ये करना है, ये नहीं बोला। डिक्लेयर कर लो अपने दिमाग में। उसने बोला अगर तुम IRR को यूज कर लोगे कभी इत्तेफाक से, मजे में, फरागत में, तो ऐसा होगा। तो सर क्यों सिखा रहा है ये, कोई काम होगा इसका? हाँ है। अभी नहीं है? नहीं अभी नहीं है। बाद में होगा? हाँ होगा। सही है ना। लेकिन अगर करेंगे तो देखो ये बहुत बड़ी क्लियरली बात याद रखना है, एनपीवी के सवाल में आपने यूज तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही करना है। ठीक है। दूसरी बड़ी आसान सी चीज थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इफ डिस्काउंट रेट। इफ का मतलब अगर, डिस्काउंट रेट का मतलब आई। देखो डिस्काउंट रेट या आई वो परसेंटेज, इससे मैं पी कैलकुलेट करूंगा ना। पी किसके बराबर होता है, पी बराबर होता है एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। ये जो आई है डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो ये डिस्काउंट रेट। इफ डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड एनपीवी डिक्रीजेस। अगर डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इंक्रीज होती है तो एनपीवी डिक्रीज होती है। If discount rate is decreased, NPV is increases. इसको कम करते हो वो ज्यादा होता है, उसको कम करते हो ये ज्यादा होता है। ये कह रहा है ना ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसको कम करते हो वो ज्यादा होता है, उसको कम करते हो ये ज्यादा होता है। If discount rate increases, NPV decreases. If discount rate decreases, NPV इंक्रीजेस। उलट है, इनवर्स रिलेशन है। इसको हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, जो हमने अभी ब्लू कलर से एग्जाम्पल करी है ना, इसी को देख लो। देखो ये ए कह लो, बी कह लो। ए में कैश फ्लोज और बी में कैश फ्लोज तो सेम है ना, ए के कैश फ्लोज भी वही है, बी के कैश फ्लोज भी वही है। जब हमने ए करा तो हमारा डिस्काउंट रेट कितना था 10%। एनपीवी कितनी थी -1.83। जब आप ए की बात करते हो, जो आपने ए वाली वर्किंग करी हुई है उसमें परसेंटेज थी डिस्काउंटिंग की 10%। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी हाँ, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं थी परसेंटेज कितनी थी, तादाद या नंबर कितना 10% था। तो एनपीवी कितनी आई थी -1.83। अच्छा जब आपने बी वर्किंग करी है सब सेम है, सिर्फ आपने डिस्काउंट रेट को चेंज करा, 10% के बजाय क्या यूज करा 8%। तो एनपीवी क्या आई 0 आई ना, यानी कि 10% से 8% डिस्काउंटिंग की रेट को क्या करा डिक्रीज करा।
तो एनपीवी क्या हुई? इंक्रीज। इंक्रीज कैसे हुई? नेगेटिव पे थी, नेगेटिव 1.83 पर थी, और वो नेगेटिव 1.83 से कहां पर आ गई? 0 पर आ गई। बात समझ रहे हो? ये दूसरी बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दूसरा बुलेट, देखो कभी भी आप कोई भी परसेंटेज को डिक्रीज करोगे, 10% से 8% पर चले गए, तो जो चीज नेगेटिव 1.83 पे थी वो पॉजिटिव 0 पर आ गई। सही है? फिर थर्ड में आपके पास दो आईआरआर की कंप्यूटेशन के मेथड्स हैं। एक मैं आपको मेथड नंबर 1 सिखाऊंगा जिसमें हम पीवीसीआई पीवीसीओ के इक्वल करेंगे। दूसरा मैं आपको मेथड सिखाऊंगा जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है? लेकिन ये दोनों कैसे करने हैं ये देखते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। आप देखो, एक सीधी सीधी सी एग्जांपल जो आप ऊपर कर कर आए हो ना, वो यहां पर वापस लिखता हूं और उसको फिर दोनों मेथड से सॉल्व करता हूं। तुमने आज एक प्रोजेक्ट में 100 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, और 1 साल बाद तुम्हें वहां से 108 रुपए मिल गए। आज 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 1 साल बाद 108 रुपए मिल गए। बताओ आईआरआर कितना है? कैसे? अगर मेरे 108 हो रहे हैं तो 8 रुपए का गेन हो रहा है 100 पर। परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज है 8 का, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 100 है, 8% आईआरआर है। यानी कि ये प्रोजेक्ट मुझे सालाना कितना कमा कर देता है? 8% कमा कर देता है। किसी का दिमाग नहीं चल रहा, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, किसी को नहीं समझ आ रहा 8% कैसे आया, तो वो क्या कर सकता है? मेथड 1 या मेथड 2 यूज कर सकता है ना? भाई नहीं आ रहा समझ में कैसे आया 8%, तो वो क्या करेगा? वो जो फॉर्मूला है वो यूज करेगा। वैसे तो आ जाना चाहिए यार समझ, नहीं आ जाना चाहिए? नहीं भाई, 100 अगर 108 बन रहे हैं तो 8% से बढ़ रहे हैं ना, तो 8% कमा रहा हूँ, 8% मिल रहा है, और जो मुझे प्रोजेक्ट खुद कमा कर दे रहा है, जितने परसेंट से बढ़ रहा है, जितना परसेंट फायदा दे रहा है, जितना परसेंट मुनाफा दे रहा है, वो आईआरआर कहलाता है। तो 8% है सर, है, हाँ है। नहीं, नहीं आ रहा किसी को समझ। उसने क्या किया? उसने ऐसे ही डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करे। कैसे? ऐसे उसने बोला यार मैं तुक्का मारता हूं। क्या सोचकर? प्रॉपर्टी 1 सोचकर। कौन सी प्रॉपर्टी सोचकर? 1। प्रॉपर्टी 1 क्या थी? क्या अगर आईआरआर को एज अ डिस्काउंटिंग रेट यूज करूंगा तो एनपीवी कितनी आएगी? उसका दिमाग जो है ना, उसने बहुत इस्तेमाल किया। उसको यूं लगा यार ये प्रोजेक्ट मुझे 5% कमा कर दे रहा है। उसको यूं लग रहा है उसको। उसने सोचा यार मुझे लग रहा है कि मुझे जो है ना 100 मेरे 1 साल बाद 108 होते हैं, लगता है मैं 5% कमा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी 1 क्या थी कि अगर अगर वाकई में ये प्रोजेक्ट 5% कमा रहा है, इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा तो एनपीवी कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ये इसको पता था। इसको क्या पता था? इसको ये पता था कि अगर आईआरआर को हम डिस्काउंटिंग रेट के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो एनपीवी 0 आती है। इसको यूँ लग रहा है यार मैं शायद मेरे 100 रुपये लगाए, 1 साल बाद 108 आए, मुझे लग रहा है मैं 5% कमा रहा हूँ। मैं चेक करता हूँ वाकई में 5% कमा रहा हूँ यानी कैसे? प्रॉपर्टी 1 से। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती थी? प्रॉपर्टी 1 ये कहती थी अगर इसको एज अ डिस्काउंट फैक्टर यूज करोगे तो एनपीवी 0 आनी चाहिए। तो इसने 5% एज्यूम किया, इसने भाई 5% कमा रहा है। अब इसने एनपीवी कैलकुलेट करी, उसमें वो आता था इसको। अब बताओ पहला क्या आएगा? कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 0, 1 आएगा। दूसरा क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 1 कितना आएगा? फिर नेगेटिव 100 इंटू 1 इज नेगेटिव 100, और 108 मल्टीप्लाइड बाई 0.952 कितना? 108 मल्टीप्लाइड बाई 0.952 कितना? 102.816। तो आंसर क्या आएगा? ये एनपीवी है।
अगर ये 5% कमा रहा होता तो ये कितना आता? तो इसको क्या लगा कि ये कितने कमा रहा है? क्या ये 5% कमा रहा है? सुन, नहीं यार मेरी मैथ तो बहुत खराब है, मैं 5% नहीं कमा रहा। नहीं कमा रहा, ये 5% कहाँ कमा रहा है? ठीक है ना। इसको प्रॉपर्टीज याद थी, रट्टा मारा हुआ था इसने, एनपीवी का चैप्टर कर कर गया था, आईआरआर चॉइस में छोड़कर गया था। तो इसको प्रॉपर्टीज याद थी। इसने इसने प्रॉपर्टी पहली रिकॉल करी, उर्दू में इसने अपने दिमाग में घुमाई, तुक्का मारा 5% का, इसने कहा यार शायद 5% का मारा हूं, ठीक है ना। तो इसने ऐसे ही सोचा शायद मैं 5% ही कमा रहा हूं। इसने 5% के हिसाब से सब कैलकुलेट किया, एनपीवी आई 2.816। अब इसको प्रॉपर्टी 1 याद थी, तो इसने बोला कि नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूं, 5% मैं नहीं कमा रहा। इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 भी याद थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 याद थी इसको, सिर्फ ये भूला क्या था, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है। तो प्रॉपर्टी 2 इसको याद थी। प्रॉपर्टी 2 क्या थी? इफ डिस्काउंटिंग रेट increases NPV decreases, if discounting rate decreases NPV increases। इसने अब 1 और 2 को बहुत सोचा। इसने बोला यार अगर डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज होता है तो एनपीवी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इसने पहली प्रॉपर्टी सोची कि यार अगर कोई चीज अगर मैं आईआरआर को ऐसा डिस्काउंट रेट यूज कर लूं तो एनपीवी कितनी आनी चाहिए? यहां क्या आ रही है? इसने दोनों को यूं घुमाया 1 और 2 घुमाया। इसने ये सोचा कि यार मैं 5% से ज्यादा कमा रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 5 को 6, 6 को 7, 7 को 8, 8 को 9, 9 को 10 करूंगा तो एनपीवी 2.816 से 210 पर आएगी, क्योंकि जब ये परसेंटेज इंक्रीज होती है तो एनपीवी डिक्रीज होती है, और आईआरआर वो परसेंटेज होती है जिसपे एनपीवी 0। तो इसने बहुत सोचा, इसने सोचा चलो मेरे पास ABCD MCQ में एक और ऑप्शन आ रहा है 11%। इसको तो 8% नहीं आता ना कैलकुलेट करना, इसने 11% यूज कर लिया। इसने बोला चलो यार ईयर 0 है, ईयर 1 है, कैश फ्लोज है, पहला -100 है, दूसरा 108 है, डिस्काउंट फैक्टर यूज करता हूं एट 11%। अब इसने पहला डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट किया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11% पावर 0, वो आया 1। दूसरा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11% पावर 1, वो कितना आया बताओ? 0.900। चलो तो ये 1 बन गया, ये 0.900 बन गया। इसने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करी, ये -100 आया, दूसरा कितना आया 97.297। चलो नेट ऑफ करो, कितना बना 2.70 के बाद कुछ है 2.703। अब क्या हुआ? अब उसने सोचा ये तो और ज्यादा आगे निकल गए, क्योंकि क्या इसको ये याद था ना कि अगर 5 को 6, 6 को 7, 7 को 8% करूंगा तो वो 2.816 जो पॉजिटिव का है वो कम होता जाएगा, 0 पर रुक जाएगा। इसे सोचा डायरेक्ट 11% पर ही चले जाए। ये 11% पर जब चला गया तब उसको पता चला यार यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है। अब जब इसको ये पता चल गया ना तो इसको ये अंदाजा हो गया कि जो आईआरआर होगी ना वो 5 और 11 के बीच में ही कहीं है, क्योंकि अगर मैं 11 के बजाय 12 यूज करूंगा या 13 यूज करूंगा या 14 यूज करूंगा तो और कम हो जाएगी, है ना भाई। ये जो -2.7 आया है ये तो 3 नेगेटिव या 4 नेगेटिव पे चला जाएगा, वहां थोड़ी जाना है। और अगर मैं 5% के बजाय 4 या 3 या 2% यूज करूंगा तो वो 2.816 मजीद पॉजिटिव चला जाएगा। देखो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, अगर मैं एनपीवी की नंबर लाइन बनाऊं, ये एनपीवी की नंबर लाइन है, ये 0 है, ठीक है ना।
जीरो से पहले होता है -1, -2, -3, जीरो के बाद होता है 1, 2, 3, 4। पहले वाला आंसर क्या आ रहा था? 2.816। पहले ही यहां पर खड़ा था 2.816 पर, और दूसरा वाला आंसर है -2.703। ये है -2.703। अच्छा, जब 2.816 आंसर आ रहा था, परसेंटेज की लाइन बना दूं तो वहां पर जो परसेंटेज थी वो कितनी थी? 5%। और जब आंसर -2.703 आ रहा था तब परसेंटेज क्या थी? 11%। मुझे तो आईआरआर कैलकुलेट करना है। आईआरआर कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि वो वाली परसेंटेज कैलकुलेट करनी है जिसपे एनपीवी 0 हो। आईआरआर क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है? एक प्रोजेक्ट कितना कमा कर दे रहा है। लेकिन एक प्रॉपर्टी है कि अगर आईआरआर को ऐसा डिस्काउंटेड यूज करते हैं तो एनपीवी कितनी आती है? 0 आती है। अब जब उसने ये सोच लिया ना, तो उसने क्या किया? उसने ये देखा कि यार देखो, लेट से तुम यहां खड़े हुए हो, तुम यहां पे खड़े हुए हो, सही है ना? तुम्हें कहां पहुंचना है? 0 पे पहुंचना है, सही है ना? तुम्हारा दोस्त 5% पर खड़ा हुआ है। जब तुम 2.816 पे खड़े हुए हो, तुम्हारा दोस्त 5% पर खड़ा हुआ है। तुम यहां पर आ गए तो तुम्हारा दोस्त कहां गया? 11% पर, है ना? हालांकि तुमने 0 पर पहुंचना था और तुम्हारे दोस्त ने इस जगह पर पहुंचना था, सही है ना? अब भाई करते ये हैं, पहले तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। मेथड नंबर 2 में एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? A%, लोअर वाली परसेंटेज 5 और 11, जो आपके पास दो वैल्यूज दी हुई है उसमें से लोअर क्या है? 5 है ना? आपके पास 5% है और 11% है, तो A% यानी कि 5% प्लस, इसमें प्लस क्या करना है? एनपीवी ए। एनपीवी ए कितनी है? डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस, अच्छा यहां पर एनपीवी बी भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो फॉर्मूले में क्या है? एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी। लेकिन देखो एनपीवी बी जो है वो -2.703 है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। 2.816 में से माइनस करना है माइनस का 2.703 मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस A%। हमें परसेंटेज देखनी है। ए परसेंटेज क्या है? लोअर वाली परसेंटेज। एनपीवी ए क्या है? लोअर वाली परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट हुई हुई एनपीवी, ठीक है ना? अच्छा, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों को ऐड करना जरा, 2.816 और 2.703 ऐड कर दो दोनों को। अब 2.816 डिवाइडेड बाय आंसर करो। 0.510। अच्छा, 11 में से 5 माइनस करते हैं तो 6% आता है। अब 0.51 मल्टीप्लाइड बाई 6% करो और उसमें 5 ऐड करो। 6% को 0.51 से मल्टीप्लाई, 6% को 0.51 से मल्टीप्लाई करो पहले तो। 0.51 को दिखाओ,
देखो सबसे पहले 0.510 मल्टीप्लाइड बाई 0.510 मल्टीप्लाइड बाई 6% या 6 भी कर सकते हैं। अगर लेट से 6 करते हो 0.510 मल्टीप्लाइड बाई 6 करो, 0.51 मल्टीप्लाइड बाई 6 करो, 6 3.06 आया। उसमें पिछला वाला 5 ऐड करो। परसेंटेज के सिंबल को टोटली इग्नोर किया अभी मैंने। कितना आया? ये 8.06% है। दूसरा 6 क्यों ले? 6% क्यों नहीं ले? 6% ले लो। अगर 6% ले लोगे तो 6% का मतलब 0.06 होता है। 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.51 कितना आया? 0.0306। उसमें अगर 5% ऐड करो, 5% कितना होता है? 0.05। 5% 0.05 होता है। ऐड करो, कितना आया? 0.0806 आया। अब आपने क्योंकि परसेंटेज सॉल्व कर लिया तो किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 8.06 आया। अब सर 8 नहीं आ रहा, ये 8.06 आ रहा है। इसमें थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेशन, और दूसरा यहाँ पर भी आपने जो है ना एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त भी जो डेसिमल्स में चेंजेस करे होंगे उसकी वजह से एग्जैक्ट 8 नहीं आ रहा, 8.06 ही आ रहा है जो आना चाहिए था। समझ रहे हो बात को? हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, तो एक साथ ना करो, अलग अलग कर दो। क्या आ रहा है? सही है, उसके चेक कर लो ना, उससे किस तरह का आ जाएगा सर। सही है, ये बात समझ में आई। अब देखो फॉर्मूले से अप्लाई कर कर आ गया ना। अच्छा, फॉर्मूले की भी अपनी लॉजिक है। हाँ, फॉर्मूले की भी अपनी लॉजिक है। ये जो a% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a% है, ये लॉजिकली फॉर्मूला बना। सही है। फिलहाल देखो आ गया ये या नहीं? ये मेथड नंबर 2 था ना कि आप फॉर्मूला यूज कर लो। अच्छा, मेथड नंबर 1 क्या था? पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ। देखो अब जरा गौर से सुनना, मेथड नंबर 1 कैसे बना। एनपीवी बताओ किसके बराबर है? एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, है ना? प्रॉपर्टी नंबर 1 बताओ क्या है? अगर हम आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करेंगे तो एनपीवी 0 आएगी। और एनपीवी वैसे किसके बराबर होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। अच्छा, अगर मुझे एनपीवी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए मुझे कोई डिस्काउंटिंग की परसेंटेज चाहिए होगी। P इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन में मुझे आई चाहिए होगा ना। अगर वो आई आ रही हो तो एनपीवी कितनी बनेगी? अगर मैं एज्यूम करूं, गौर से सुना, अगर मैं एनपीवी कैलकुलेट करूं और उसके लिए जो डिस्काउंट रेट यूज करूं वो आईआरआर ही हो तो एनपीवी कितनी होगी? तो क्या ये इक्वेशन ऐसा नहीं बन जाएगा? अगर मैं बोल दूं कि जो डिस्काउंटिंग की रेट में यूज करूंगा वो आईआरआर वाली ही यूज करूंगा। अगर मैं बोलूं भाई मैं कर रहा हूं एनपीवी कैलकुलेट लेकिन मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं? यूज आईआरआर। तो अगर आईआरआर यूज करोगे तो एनपीवी तो 0 आएगी। तो इसका मतलब ये इक्वेशन, अगर ये माइनस का पीवीसीओ है उल्टे हाथ पर जाएगा तो यही थी मेथड नंबर 1 की वैल्यूज।
लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, जब आप डिस्काउंटिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो, IRR। सिर्फ तब होगा, हमेशा थोड़ी होगा, हमेशा थोड़ी होगा। अगर आप डिस्काउंटिंग के लिए IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करोगे तब ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं नहीं, इसीलिए तो पैसे लिए हैं तुमसे हमने। अभी रुको ना तुम, ठीक है। आपको IRR कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करा जाएगा तो NPV जीरो होगी ना, और अगर NPV जीरो होगी तो PVCI PVCO के बराबर होगा, सही है ना। अब इस सवाल पर आओ, इस सवाल में आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है, 100 है, और वो है कब, ईयर जीरो पर, तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी हुई। एक तो कैश आउटफ्लो है, पैसों का जाना, पैसा जा कब रहा है, ईयर जीरो पर, तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी ही है, वही है। कैश इनफ्लो कितना है इस सवाल में, 108। ढूंढना क्या है, IRR ढूंढना। IRR गिवन है क्या इस सवाल में, नहीं गिवन है। एज्यूम कर लो आई है, I% है या आई है, एज्यूम कर लो, क्या कर लो, एज्यूम कर लो। तो मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज क्या होगा, 100। सर ना इसको आगे लेकर जाना है ना पीछे लेकर जाना है, उधर ही है जिधर है, और जीरो पर ही है। कैश आउटफ्लो जीरो पर ही हुआ है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी वही है। PVCI क्या बन जाएगा, कैश इनफ्लो 108, यूज करो ये वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर N। 108 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 1, 1 क्यों पावर, ईयर 1 पर था ना 108, जीरो पे लेकर आना है तो N1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें सर आई क्या है, IRR है। अगर IRR को एज अ डिस्काउंटिंग रेट यूज करेंगे तो PVCI PVCO के बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करेंगे तो NPV जीरो आएगी, NPV जीरो आएगी तो NPV इज इक्वल टू PVCI माइनस PVCO होता है, वो PVCI इज इक्वल टू PVCO हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस आई उल्टे हाथ पर ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 100, 1.08, 1 उल्टे हाथ पर जाकर माइनस होगा, आई जो है वो 0.08 होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करो 8%, है ना। समझ में आई बात कुछ, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ना इसको आपने बहुत अच्छे से रिकैप करना होगा लाजमी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हर आगे के चैप्टर के साथ देखते हैं। अच्छा अब देखो फॉर्मूले की थोड़ी सी लॉजिक पर भी आ जाते हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ, जिनके दिल और मैथ्स कमजोर है वो इग्नोर मानना मुझे, सही है। देखो जो फॉर्मूला है ना उसकी भी एक लॉजिक है, ठीक है ना, जो फॉर्मूला है उसकी भी एक लॉजिक है। अच्छा अब देखो यहाँ देखो, देखो हम अगर डिस्टेंसेस की बात करें, डिस्टेंसेस की, देखो तुम 2.816 पर खड़े हुए हो, 2.816 से 2.703 कितना फासला है, 2.816 से 2.703 कितना फासला है, ऐड करोगे ना दोनों को, 2.816 से जीरो तक का फासला 2.816, जीरो से -2.703। तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, ग्राउंड फ्लोर है जीरो, बेसमेंट है 2.703, तो फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट तक का कितना फासला है, 2.816 से 2.703 नेगेटिव तक कितना फासला है, ग्रीन लाइन। अरे फासला तो प्लस में ही होता है ना, तुम पहले फ्लोर पर 5.51 का फासला है, ये ग्रीन लाइन जो है ये 5.519, ये समझते हो। देखो तुम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हो, बेसमेंट में जाना है तो फर्स्ट फ्लोर से पहले ग्राउंड फ्लोर पर आओगे, एक फ्लोर हुआ,
ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में जाओगे, एक और फ्लोर नीचे है। तो अगर तुम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हो तो 2 फ्लोर नीचे जा रहे हो ना, एक फ्लोर नीचे गए तो ग्राउंड पर आ गए, वापस एक फ्लोर नीचे गए तो बेसमेंट में आए। इसी तरह से देखो ना फासला कैसे, मैंने आपको बोला आप प्लस 2.816 पर हो, समझ लो ये फर्स्ट फ्लोर है, जीरो जो है वो ग्राउंड फ्लोर है। तो 2.816 से जीरो यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर आऊंगा और 2.816 का फासला तय किया। अब बेसमेंट मजीद 2.703 नीचे है, तो आप मजीद 0 से 2.703 नीचे जाओगे तो आपका टोटल फासला आपने जो तय किया वो तो 5.519 होगा। एक बात, इसी तरह से अगर आप 5% पर खड़े हुए हो और आप 11% पर चले जाते हो तो कितना फासला है? ये अगर फासला देखा जाए तो ये फासला 6% है। ठीक है, दो बातें मैंने करी, अगर आप 2.816 पर खड़े हुए हो और नेगेटिव 2.703 पर आते हो तो फासला 5.519 है। अगर आप 5% पर खड़े हुए हो और आप 11% पर जाते हो तो फासला 6% है। आईआरआर वो परसेंटेज होती है जिसपे एनपीवी कितनी हो। तुम समझ लो तुम फर्स्ट फ्लोर पे थे, तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचना था, ग्राउंड फ्लोर पर तुम्हें पहुंचना था, वहां पर एनपीवी कितनी है, इसका मतलब तुम्हें इस परसेंटेज पर रुक जाना था, इस जगह रुक जाना था, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर रुक जाना था ना। तुम मजीद एक फ्लोर नीचे अगर चले गए तो इसका मतलब तुम 11% पर चले गए या तुम नेगेटिव 2.703 पर चले गए, ऐसा ही है। अब आप क्या करते हो, देखो आपने क्या किया, आपने ये किया कि लेट से परसेंटेज की टर्म्स में फासला कितना है, 6%। फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट का फासला परसेंटेज की टर्म्स में कितना है, 6%। नंबर्स की टर्म्स में वो कितना है, 5.519। नंबर्स की टर्म्स में जो फासला है, दो तरह से फासले तय करे हुए ना मैंने, या मेजर करे हुए। तो अब जरा 6% को या 6 को, परसेंटेज को इग्नोर करो, 6 को डिवाइड करो 5.519, 1.087% ओवर 1। क्योंकि जब आप किसी चीज को अगर डिवाइड करते हो तो डिनोमिनेटर 1 हो जाता है ना। सर ये क्या बना, गौर से सुनो, 6% परसेंटेज की टर्म्स में फासला था, 5.519 नंबर्स की टर्म्स में फासला था। परसेंटेज ज्यादा थी या नंबर, परसेंटेज ज्यादा थी। इसका मतलब तुम वो जो कैलकुलेट कर रहे हो तुम बता रहे हो कि नंबर का एक फासला परसेंटेज के 1.087 फासले के बराबर है, नंबर का एक का फासला परसेंटेज के 1.087 के फासले के बराबर है। एग्रीड, क्लियर है। एनपीवी जो होती है ना वो नंबर्स में होती है परसेंटेज में, और आईआरआर जो होती है वो नंबर्स में होती है परसेंटेज में, परसेंटेज। अब जरा गौर से सुनो, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर नंबर्स की टर्म्स में कितना दूर है, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर परसेंटेज की टर्म्स में कितना है, 3%। कैसे, एक नंबर 1.087 परसेंटेज के बराबर है, या एक नंबर का फासला 1.087 परसेंटेज के फासले के बराबर है। तो अगर मुझे ये मालूम करना है कि 2.816 नंबर्स परसेंटेज का कितना फासला है, तो जाहिर है मैं इसको 1.087 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया 3.06।
एग्रीड? समझे हो इसको? देखो, अगर एक नंबर 1.087 परसेंटेज के फासले के बराबर है तो 2.816 नंबर जो है ना वो 3.06 परसेंटेज के फासले के बराबर है। अब तुम्हें यहां पर रुकना था ना, ग्राउंड फ्लोर पर। तुम खड़े कहाँ थे? 5% पर खड़े थे। 5% पर खड़े थे। तुम्हें 3.06% नीचे आना था, तो कहाँ पहुंचोगे तुम? 8.06%। दोबारा बताता हूँ। देखो, वो बात समझ गए हो कि एक नंबर की टर्म्स में एक का फासला परसेंटेज की टर्म्स में 1.087 के फासले के बराबर है। अब तुम 2.816 पे खड़े हुए हो या 5% पर खड़े हुए हो, फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हुए हो, तुम्हें आना है ग्राउंड फ्लोर पर। तुम्हें आना है ग्राउंड फ्लोर पर, तो 2.816 से तुम्हें कहाँ आना है? जीरो पर। एनपीवी वहां पर जीरो है ना, जीरो पर आना है। परसेंटेज की टर्म्स में तुम्हें 5% से नीचे आना है। अच्छा, जब नीचे आते हो ना तो परसेंटेज क्या होती है? इंक्रीज होती है। देखो, 5 के बाद इधर 11 है, समझ रहे हो? फासला 6% का है बेसमेंट का, लेकिन तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पर आना है और परसेंटेज नीचे आने से इंक्रीज होती है। तो तुम्हें 5% से अगर ग्राउंड फ्लोर पर रुक जाना है तो तुम्हें 5% से आगे आना है। 11% तक नहीं आना है। 11% पे तो क्या थी हमारी? बेसमेंट थी। हमें तो ग्राउंड फ्लोर पे रुकना था। नंबर्स की टर्म में फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का फासला जो है वो 2.816 है। परसेंटेज की टर्म्स में हमें पता है कि एक नंबर 1.087 परसेंटेज के बराबर है, तो परसेंटेज की टर्म्स में ये फासला 3.06 होगा। मैं 5% से खड़ा हूँ, मैं 5% पे खड़ा हूँ, मैं 11% की तरफ आ रहा हूँ, यानी कि इंक्रीज हो रहा हूँ। परसेंटेज की टर्म में जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ रुक जाना है। इसका मतलब मुझे नंबर्स की टर्म में 2.816 का फासला तय करना है, जो परसेंटेज की टर्म में 3.06 का है। यानी कि मैं 5% पर हूँ और मैं 3.06 का मजीद फासला तय कर रहा हूँ, तो मैं 8.06% पर रुक जाऊंगा, जो कि मेरी IRR थी। आराम से आराम से आराम से घर पर थोड़ा सा इसको सोचना। इसी बेसिस पर ये वाला जो फॉर्मूला आपने बनाया है ना, देखो जरा फॉर्मूला देखो हो क्या रहा होता है फॉर्मूले में। मैं आपको बताता हूँ। देखो, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? IRR इज इक्वल्स टू A% प्लस NPV A डिवाइडेड बाई NPV A माइनस NPV B मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। है ना? परसेंटेज को इग्नोर कर दो ताकि बाद में 100 से भी मल्टीप्लाई ना करना पड़े। 5% को 5 लिख दो और 11% को 11 लिख दो, और ए जो 5% है उसको 5 ही लिख दो। परसेंटेज को अगर लेकर आओगे ना बीच में, तो फिर एंड वाला आंसर जो है वो वापस से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। अच्छा, हमारा A% कितना था? 5%, है ना? अच्छा, NPV कितना था? अच्छा, NPV माइनस NPV का मतलब क्या था? NPV माइनस NPV कितना बनता है? 5.519 बनता है। NPV माइनस NPV का मतलब था 2.816 और नेगेटिव माइनस का 2.073 ना, तो ये 5.519 बन रहा था। अच्छा, B माइनस A% का क्या मतलब था? 11 माइनस 5, यानी कि 6%। अब इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं?
अप्लाई कर रहे हो और फिर आप उसमें 5% ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगेन ये जो यहाँ पर चीजें बताई हुई है ये सबको समझने वाली है ही नहीं, सही है ना। आपके तो अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल सा सवाल आना है कि भाई IRR कैलकुलेट कर कर दे दो। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेव कर लेता हूँ क्योंकि इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर सवाल जवाब वगैरह करते हैं। मैं इसको मीटिंग को लीव करता हूँ।